नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द टॉप जीके पर। मैं हूं विजेंद्र सिंह। और दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि घटना चक्र पूर्वावलोकन 2023 के सीरीज को मैं शुरू किया हूं, जिसका आज दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास को मैं ख़त्म कर चुका हूं। आज के वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं। तो इस कड़ी में आज का पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान ख्वां के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। अपने प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे अमीर आखुर के पद पर पदोन्नत कर दिया और उसी से उसके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। दिल्ली का पहला तुर्क शासक, यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। गोरी के मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गोरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिएगा। सुल्तान की पदवी कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपहसालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। यह एक मस्जिद है। आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न को, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूर्ण किया गया था। आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न को, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूर्ण किया गया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, या कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका गुलाम सेनापति कहिए या उसका दामाद भी था, इल्तुतमिश, उन्होंने पूरा किया था कुतुब मीनार को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश उसको पूरा किया था। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था। भारत में मोहम्मद गोरी ने अपना प्रथम अख्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। गोरी की विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। गोर के मोहम्मद शाम, जिसको मोहम्मद गोरी कहा जाता है, ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में हाँसी अख्ता या इक्ता प्रदान किया। 1192 में तराई के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गोरी ने उसे प्रथम कुहराम और समाना का प्रशासक नियुक्त किया। वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधित्व के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार किया था। आगे देखेंगे, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिजली था।
मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिजली ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1202 से 3 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की और राजा के अनुपस्थिति में नगर में आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिन्हाउद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाब ए नासरी में बिहार में उसके हमले के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। बख्तियार खिजली के हमले के बारे में विस्तार से वर्णन किसमें मिलता है? तबकाब ए नासरी में, जिसके लेखक कौन है? मिन्हाउद्दीन सिराज। याद रखिएगा। बिहार पर बख्तियार खिजली के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था किसमें? अभी आप देखे हैं ऊपर आप देखे हैं तबकाब ए नासरी में, जो मिन्हाउद्दीन सिराज के द्वारा लिखा गया है। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस बख्तियार खिजली ने किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को इल्तुतमिश ने अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राग पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश का अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। किसके स्थान पर? एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। किसने? इल्तुतमिश ने। किस सन में? 1225 में। याद रखिएगा। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? किसने किया था? बलवन ने किया था। इसका देखेंगे डिटेल में। बलवन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। यानी ईश्वर के अधिकार के सिद्धांत के समान उस राजा का सिद्धांत होता था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। यानी जो ईश्वर का सिद्धांत है वही सिद्धांत उसके राजा का है। यानी राजा, स्वर्ग का राजा जो ईश्वर है और पृथ्वी का राजा कौन होता था? सुल्तान होता था, जिसके अधिकार और सिद्धांत ईश्वर के सिद्धांत के समान होते थे। आगे देखेंगे किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? किसने अपनाई थी? बलवन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। बलवन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलवन के राजस्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। यानी ईश्वर के बाद उसी का स्थान है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। आगे देखेंगे, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? किसके लिए कहा है? अलाउद्दीन खिजली के लिए कहा। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिजली के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था।
इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी का करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राज्य पद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था, जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा को अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मुमामिन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीतिक में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। आगे देखेंगे, अलाउद्दीन खिजली के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। अलाउद्दीन के किस सेनापति की, किसकी हुई थी? जफर खां की। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौर विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या है? रानी पद्मिनी का पति का नाम क्या है? राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। पद्मिनी के कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौर के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैवा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैवा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। आगे देखेंगे, अलाउद्दीन खिजली के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिजली के आक्रमण के समय रामचंद्र देव जो थे देवगिरी के शासक थे। उस समय अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, जो 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रति वर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाना पर विकसित हुई थी? खालिसा भूमि किस सुल्तान के शासन काल में सबसे अधिक विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिजली के शासन काल में। अलाउद्दीन खिजली के शासनकाल में अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उस सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशन को क्या कहते हैं? मिल्क कहते हैं, तथा वक्त यानी धर्म से प्राप्त आय, उसको वक्त कहते हैं, आदि के रूप में मिली थी। वह क्रमशः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिजली के। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिजली ने कराया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिजली ने कुतुब मीनार के निकट
करवाया था। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। उसके नज़दीक में कराया था अलाई दरवाज़ा का निर्माण। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ था। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबज है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराब व द्वार प्रवेश है। मेहराबदार प्रवेश द्वार है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक-ए-सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। हक-ए-सर्व नामक सिंचाई कर प्रथम सुल्तान था। उस किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? दारुल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? किसने दिलवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर यानी रोजगार दफ्तर उसको बोलते हैं खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी को समस्या को हल करने का प्रयास किया। देखिए, जो आज इंटरव्यू होते हैं, जो कार्य दक्षता पूछे जाते हैं, अनुभव और एक्सपीरियंस पूछे जाते हैं, वह उस समय भी प्रचलित थी मध्ययुगीन भारत में, जो फिरोज शाह तुगलक के समय में प्रचलित हुआ था। देखिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। लगभग 1,80,000 से अधिक गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। फिरोज को दासों का बहुत बड़ा शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग जिसका नाम था दीवान-ए-बंदगान। दीवान-ए-बंदगान किसके लिए खोला गया था? यह विभाग दासों के देखभाल के लिए का गठन किया गया। किसके द्वारा? बलवन के द्वारा। उन दासों के शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100% के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? किसने किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? किसके शासन में काल में आया था? देवराय द्वितीय के शासन काल में फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय, जिनका शासन काल था 1422 से 46 के शासन काल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन व मज्म उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासन काल का वर्णन किया है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तैमूर के आक्रमण के बाद किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? सैयद वंश का। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ।
देखेंगे तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था, ने तुगलक शासक को कमज़ोर कर दिया, जो 1412 ईस्वी में नासरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश यानी सैयद वंश की नींव डाली। तो तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 पर। और उसके आक्रमण के बाद दिल्ली का शासक यानी किस वंश का शासक स्थापित हुआ दिल्ली की सतह पर? सैयद वंश का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। देखेंगे 17 जुलाई 1489 को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा, जिसका नाम क्या था? निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिकंदर लोदी। वह लोदी वंश का महानतम शासक था, जो 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय में प्रारंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विधा का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरूखी उपनाम से कविताएं लिखा था। किस नाम से? गुलरूखी नाम से कविताएं लिखता था। आगे देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? 26 नंबर प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुका थे, जिन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और जिसकी राजधानी थी हम्पी। आगे देखेंगे विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। किसने छीना था? हरिहर द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीना था। 1377 में बुक्का की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाधीराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कनारा, मैसूर, चित्तनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से ही उसका संघर्ष हुआ, जो 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव का उपासक था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ किया था? कुली कुतुब शाह के साथ किया था। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था के मुख्य विशेषताएं क्या थी? भू राजस्व वित्तीय व्यवस्था के मुख्य साधन था विजयनगर साम्राज्य के। विजयनगर राज्य के विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, जैसे भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारी कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाला कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट भूमि कर, देखिए विजयनगर साम्राज्य में शिष्ट क्या था? ये पूछ सकता है। शिष्ट क्या था? भूमि कर था।
नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 98 अस्थवन या अथवन कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में। हम्पी में मिलता है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष। हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है, किससे संबंधित है? रक्षा विभाग से। रक्षा विभाग से संबंधित है। इसका देखेंगे दीवान ए आरिज अथवा दीवान ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना पहला राज्याभिषेक कराया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू ने किया था। बहमनी राज्य की स्थापना इसके डिटेल में देखेंगे। दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां, जिसको हसन गंगू कहा जाता है, जिन्होंने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करते हुए 1347 में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव स्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिदर। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी शामिल था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया था तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं को जजिया न देने का आदेश दिया था। जजिया क्या था? यह एक कर था जो अकबर के द्वारा लाया गया था, ये भी याद रखिएगा। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। मराठा काल में सरजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरजामी भूमि उसके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? भूमि उत्पादित कर पर लगने वाला इंगित करता है। देखिए, खराज भूमि से प्राप्त कर था, खुम्स भी भूमि से प्राप्त कर था और मुक्तई भी भूमि से उपज से प्राप्त कर को कहा जाता था। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4। खराज, उर्स और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु खुम्स लूट का धन था। लूट से प्राप्त किए हुए धन को खुम्स कहा जाता था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट को 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा हो जाता था। आगे देखेंगे कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। यानी फसल का जो उपज होगा उसका आधा भाग
राजस्व के रूप में ले लिया जाएगा। किसने यह शुरू किया था? अलाउद्दीन खिजली ने। अलाउद्दीन खिजली ने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में ले लेता था, यानी फसल जितने खेत पर बोए जाते थे उसका आधा क्षेत्र का हिस्सा अलाउद्दीन खिजली के शासनकाल में राजस्व के रूप में ले लिया जाता था। आगे देखेंगे, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सोहरावादी संप्रदाय के। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सोहरावादी संप्रदाय के थे। आगे देखेंगे, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 500, 250 एवं 500 की इकाई में विभाजित किया था? आगे देखेंगे 38 नंबर प्रश्न, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाई में विभाजित किया था? किसने किया था? आगे देखेंगे, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाई में विभाजित किया था? देखिए, शेर शाह के शासनकाल में भी ये प्रचलित था प्रणाली, और इस्लाम शाह यानी शेर शाह का पुत्र इस्लाम शाह के शासनकाल में भी प्रचलित था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखेंगे, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। राज्य कानून से संबंधित है जवाबित। संतलत काल के सिक्के, ये टक्का, ससगनी एवं जीतन किन धातुओं के थे? चांदी और तांबा। देखिए, सिक्के टक्का चांदी के बने होते थे, ससगनी भी चांदी के बने होते थे और जीतन तांबा के बने होते थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? भारत में कागज का प्रयोग 12वीं सदी के आसपास प्रारंभ हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंच रक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? आप देखे हैं थोड़ा देर पहले, मिजहाल सिराज है। मिनहाज उस सिराज हैं तबकात ए नासरी के लेखक। तबकात ए नासरी मिनहाज उल सिराज का ग्रंथ है, जो सुल्तान नासरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी के भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और ये कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करना इनकार कर दिया? शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा है, जो कि एक के बाद एक सतासीन होते रहे,
किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। उस प्रकार औलिया ने तो सुल्तान से मिले और न ही इनकार किया। आगे देखेंगे 12 मासा, ये कितना नंबर प्रश्न था? 44 नंबर प्रश्न देखे हम लोग, 45 देखेंगे। 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। यहाँ देखेंगे 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जायसी के पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उनकी सैन्य कुशलता। बाबर की सैन्य संगठन बहुत सुदृढ़ थी। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजय श्री ने उसका वरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता था, रुकता था तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। इसी कारण से पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी ने हार गया था। आगे देखेंगे तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाला जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा है। यानी तुजुक ए बाबरी बाबर के द्वारा स्वयं लिखा गया है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार का राजभाषा नहीं था, अपितु यह समान फारसी को प्राप्त है। यानी मुगल दरबार का राजभाषा क्या था? फारसी था। लेकिन तुजुक ए बाबरी जो बाबर का आत्मकथा है, किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार पर प्रथम आक्रमण किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं को अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 में राय सिंह के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। निम्नलिखित में से किसने अपनी बादशाह की पत्नी के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में कराया था 1564 ईस्वी में। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियासी ईरानी वे तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबज वाला मकबरा है। इस मकबरे के परित एक बाग की रचना हुई है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना गुलबंद बेगम ने की थी। बाबर की शहजादी गुलबंद बेगम यानी बाबर की पत्नी गुलबंद बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के परिणय के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में से जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उनकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबंद के हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई थी। हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों का नाम नीचे अंकित है। देखिए
सबसे पहले देवरा का युद्ध हुआ था, उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था, उसके बाद कनौज का युद्ध हुआ, उसके बाद सरहिंद का युद्ध हुआ था सबसे लास्ट में। यहाँ दिया गया है, देखिए 1531 में गोमती के तट पर स्थित चौराह यानी देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया था। यानी देवरा का युद्ध 1531 में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, और कनौज का युद्ध उसके बाद कब हुआ था, 1540 में हुआ था, और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, 1555 में हुआ था, याद रखिए। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने 1539 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां, जिसको शेर शाह सूरी कहा जाता है ने, जिन्हें हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतवा पढ़वाया और सिक्का चढ़वाया था। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, जो बिहार के सासाराम में पड़ता है। आगे देखेंगे, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन था? हकीम खां। हकीम खां सेनापति था हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति, जो युद्ध कब हुआ था? 1576 में। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा तीर्थ कर समाप्त कर दिया गया था। देखते हैं इसका डिटेल में। अकबर के शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मध्यकालीन भारत का। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उनकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकार एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उनकी लगान व्यवस्था, उनकी मुद्रा व्यवस्था, उनकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बने। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया था। देखिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अकबर ने ही हिंदू और मुस्लिम को एकता को एक करने का प्रयास किया था। अपने उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपरोक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1576 में। देखिए, 1572 में सुलेमान करार रानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीन खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीन खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां, हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। देखिए, दिसंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया, जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी का इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया।
इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605 ईस्वी तक। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी अब्दुल फजल द्वारा लिखी गई थी। अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई थी आईने अकबरी। एतमाउ दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। नूरजहां ने एतमादु दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। एतमादु दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में जमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारित इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पितरादूरा संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जरावत है शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। प्राचीन कार्य यानी पितरादूरा निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, जिससे संबंधित है पितरादूरा। देखिए 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया है प्रश्न। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या होता था? बटाई शब्द का अर्थ होता था लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी। पहला प्रणाली था नस्क या मुक्ताई अथवा कनकुत, दूसरा था नकदी अथवा जब्ती, तीसरा था गल्ला बख्शी या बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। आगे देखेंगे किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? किसने बनवाए थे? हुमायूं ने बनवाए थे। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग डूरिंग अकबर रीजन के अनुसार तस्वीर खाना के नाम से जाना जाता है, बनवाया था, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का विकल्प बी माना है। बी माना है यानी अकबर के द्वारा, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं ने। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया था एनसीईआरटी के अनुसार। आगे देखेंगे दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? देखिए अकबर ने अपने ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूं और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। सभी चित्र 27 × 20 इंच आकार वाले असामान्य रूप से लंबे चौड़े फोलियो के एक तरफ चिपकाए हुए हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है हमजा में। आगे देखेंगे यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? अकबर के शासनकाल में। अकबर के दरबार में हुआ था यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश। अकबर के दरबार में यूरोपियन पेंटिंग चित्रकारी का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिसने मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की: व्यक्ति विशेष का चित्रण और दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ।
देखिए, चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे देखेंगे, दसवंत और बसावंत प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? दसवंत और बसावंत अकबर के राज दरबारी थे। देखिए, दसवंत और बसवंत अकबर कालीन चित्रकार थे, यानी अकबर के काल में चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अब्दुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनवाए हैं। दसवंत बसवंत केशव लाल, मुकुंद मिस्किन, फारूक, कलम माधव, जगन्नाथ महेश, खेमकरण, तारा सांवल और हरिवंश आदि हैं जो चित्रकार थे अकबर के शासनकाल में। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने शीर्ष पर थी। आगे देखेंगे, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली अकबर के दिमाग की उपज थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जब्ती की खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन किसका है? यह कथन विलियम फिंच का है। विलियम फिंच ने कहा था कि इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। कश्मीर का अकबर के नाम से सुल्तान जैनुल आबदीन प्रसिद्ध है। 2 अस्बा तथा सी अफसा प्रथा किसने शुरू की थी? 2 अस्बा और सी अस्बा जहांगीर ने शुरू की थी। 2 अस्बा तथा सी अस्बा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। 2 अस्बा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगुने घोड़े रखने पड़ते थे। सी अस्बा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ था कंधार। कंधार क्षेत्र जो था जिस पर दोनों पक्षों में लड़ाई होती थी। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण? शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण 1638 ईस्वी में करवाया था। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? किसने कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। J.N. सरकार और B.A. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। S.R. सर्मा ने शाहजहां
के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है, अतः विकल्प सी ही सही होगा। दोस्तों ये बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी जो प्रश्न को निरस्त किया है, क्यों निरस्त किया है या किस प्रश्न को क्यों माना है, उसके बारे में यही घटना चक्र का मेन खासियत है कि वह डिस्क्रिप्शन में पूरे बता देता है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थन के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान को कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्द में तब तक गैर मुसलमानों देशों यानी दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध यानी जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य यानी दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाए। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? किसका हुआ था? हरगोविंद का हुआ, नहीं, गुरु गोविंद का हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हो गई थी। आगे देखेंगे मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? मुगल प्रशासन में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी को कहा जाता था। मुहतसिब, देखिए, मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को ऊंच बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मंदिरा के बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया था। देखिए आगे देखते हैं, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता था। मदद ए मास क्या था? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। मुगल प्रशासन में विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयूर गाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि उन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। आगे देखेंगे, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट, जिसको किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था। देखिए, शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये तथा कई हजार अशरफियों 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया था। आगे देखेंगे आज का अंतिम प्रश्न को, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक माना जाता है। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार
कि गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से ही वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। कब हुआ था दिल्ली पर अधिकार अंग्रेजों का? 1803 ईस्वी में। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के अगले वीडियो में, तीसरे वीडियो में यानी तीसरे क्लास में हम आधुनिक भारत के इतिहास को देखने वाले हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यह टॉपिक, आधुनिक भारत का इतिहास, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है।